Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the lecture number 12 of control systems. आज हम चैप्टर नंबर 5 को ही कंटिन्यू करेंगे, रिडक्शन ऑफ मल्टीपल सब सिस्टम्स। आज के जो कंटेंट्स हैं वो हैं आपके पास सिग्नल फ्लो ग्राफ का कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग मेसन गेन फार्मूला यूज़ करके सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करेंगे यूजिंग सिग्नल फ्लो ग्राफ। अब हम देखते हैं कि बेसिकली मेसन गेन फार्मूला होता क्या है। द ओवरऑल ट्रांसमिटेंस और ग्राफ ट्रांसमिटेंस बिटवीन द सोर्स नोड एंड द सिंक नोड इज गिवन बाय द मेसन गेन फार्मूला। Basically, Mason gain formula is represented as follows: T is equal to summation j of k delta k divided by delta। यहाँ पे आपके पास जो T है वो है ट्रांसफर फंक्शन, जो डेल्टा है वो इक्वल होता है 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन प्लस सम ऑफ ऑल पॉसिबल गेन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप्स माइनस सम ऑफ ऑल पॉसिबल गेन्स प्रोडक्ट ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप्स एंड सो ऑन। प्लस इसके बाद आपके पास आएगा 4 नॉन टचिंग लूप, फिर माइनस 5 नॉन टचिंग लूप प्लस 6 नॉन टचिंग लूप्स। जितनी भी लूप्स के आपके पास पेयर बन सकते हैं पॉसिबल, तो ये रिलेशन वहाँ तक जाएगा। जी ऑफ की आपके पास है गेन ऑफ द केथ फॉरवर्ड पाथ। केथ फॉरवर्ड पाथ से मुराद कि अगर आपके पास दो फॉरवर्ड पाथ हैं तो आपके पास जी की कितनी वैल्यूज बनेंगी, G1 G2, दो फॉरवर्ड पाथ बनेंगे। अगर आपके पास 3 फॉरवर्ड पाथ है तो आपके पास फॉरवर्ड गेन कितने आएंगे, 3 आएंगे। डेल्टा के क्या है, द पार्ट ऑफ डेल्टा नॉट टचिंग द केथ पार्ट। सिंपली अगर डेल्टा के को रिप्रेजेंट करें तो डेल्टा के आपके पास बेसिकली वो लूप्स होती हैं, ठीक है, जो कि आपके फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रही। फॉर एग्जाम्पल डेल्टा 1 की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास वो लूप आएगी जो फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रही होगी। अगर मैं डेल्टा 2 की बात करता हूँ तो यहाँ पे वो लूप्स आएंगी जो आपके सेकंड फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करेंगी। आगे एग्जांपल हम करेंगे, उसमें आपको क्लियरली समझ आ जाएगी कि आपके पास डेल्टा कैसे फाइंड आउट करते हैं और डेल्टा के कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिलहाल यहाँ पे रिलेशन को एक्सप्लेन किया गया है कि टी आपके पास क्या है, डेल्टा क्या है, जी ऑफ के क्या है और डेल्टा के क्या है। बेसिकली मेसन गेन फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं ट्रांसफर फंक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। आप लॉग रिडक्शन करते थे तो आपके पास फाइनल एट द एंड में क्या आपके पास आता है, ब्लॉक रिडक्शन के बाद आपके पास एक सिंपल रिड्यूस्ड फॉर्म में एक ब्लॉक आ जाता है जिसके अंदर ट्रांसफर फंक्शन होता था। अब हमने कहा कि हमने रिडक्शन ऑफ ब्लॉक्स को यूज़ नहीं करते, हम सिग्नल फ्लो ग्राफ को यूज़ करते हैं। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ से भी हमें वही चीज़ चाहिए जो एट द एंड हम लोग ब्लॉक रिडक्शन से फाइंड आउट करते थे। तो जो आप सिग्नल फ्लो ग्राफ से ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करते हैं तो आप मेसन गेन फार्मूला को यूज़ करके ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। मेसन गेन फार्मूला आपके पास क्या है, टी इज इक्वल टू सबमिशन जी ऑफ के डेल्टा के डिवाइडेड बाय डेल्टा। सॉरी। मेसन गेन फार्मूला को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। उस एग्जांपल को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके पास सिग्नल फ्लो ग्राफ से ट्रांसफर फंक्शन कैसे आता है यूजिंग मेसन गेन फार्मूला। कहता है फाइंड सी बाय आर यूजिंग मेसन गेन फार्मूला फॉर द गिवन एस एफ जी बिलो। ठीक है, ये आपके पास एक किसी भी सिस्टम का सिग्नल फ्लो ग्राफ गिवन है, आपने फाइंड आउट क्या करना है, ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है सी बाय आर। सी आपके पास बेसिकली क्या है, आउटपुट है, और आर आपके पास क्या है, इनपुट है। सिग्नल फ्लो ग्राफ आपके पास आ गया। याद रखें कि मेसन गेन फार्मूला हमेशा सिग्नल फ्लो ग्राफ के ऊपर ही लगता है। अगर आपको ब्लॉक डायग्राम गिवन हो तो आपने सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाना है ब्लॉक डायग्राम से। अगर आपको सेट ऑफ इक्वेशंस गिवन हो और आपसे कहा जाए कि आपने ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है तो आपने उन सेट ऑफ इक्वेशंस से क्या करना है, सबसे पहले सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाना है और फिर उसके बाद आप लोगों ने उसके ऊपर मेसन गेन फार्मूला यूज़ करके ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हमारे पास एक सिग्नल फ्लो ग्राफ गिवन है। अब इस सिग्नल फ्लो ग्राफ की मदद से हम लोग क्या करेंगे, मेसन गेन फार्मूला यूज़ करेंगे और ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करेंगे सी बाय आर। मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप साथ लिखता जाता हूँ कि आपने पहले स्टेप में क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, पहले दूसरे स्टेप में क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है। अगर आपने इन स्टेप्स को फॉलो किया तो आपके पास किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन आ गया, चाहे वो ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म में हो, चाहे वो सिग्नल फ्लो ग्राफ की फॉर्म में हो या इक्वेशन की फॉर्म में हो, तो आपके पास गलती के चांसेस बहुत कम रह जाएंगे। आपके पास जो सबसे पहला स्टेप आता है वो आता है फाइंड द फॉरवर्ड पाथ। आपने अपने सिग्नल फ्लो ग्राफ के अंदर सबसे पहले फॉरवर्ड पाथ फाइंड आउट करने हैं, जितने भी हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 हैं, जितने भी हैं वो सारे के सारे आप लोगों ने मेंशन कर देने हैं। अब अगर मैं अपने सिग्नल फ्लो ग्राफ को देखूं तो फॉरवर्ड पाथ क्या कहता है, आपके स्टार्टिंग पॉइंट से आप स्टार्ट लें और एंड पॉइंट पे आप चले जाएं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट लूँ, आर से स्टार्ट लूँ, तो मेरे पास क्या आता है, 1, 1 से 2, ठीक है, 2 से मैं 3 पे गया, ये एरो मुझे बता रहे हैं, 3 से मैं 4 पे गया, 4 पे मेरे पास क्या आ गई, सिंक नोड आ गई, या आपके पास एंड नोड आउटपुट नोड आ गई। तो मेरे पास जो पहला फॉरवर्ड पाथ बनेगा वो क्या बनेगा, वो आपके पास बनेगा 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4। G1 मेरा फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ आ गया। अब इसी डायग्राम में अगर मैं देखूं तो मेरे पास एक पाथ और भी मौजूद है, ये देखें, ये और ये मेरे पास दूसरा फॉरवर्ड पाथ आ गया।
तो मैं सेकंड फॉरवर्ड पाथ लिख देता हूँ। सेकंड फॉरवर्ड पाथ क्या है, 1 से डायरेक्ट 4 पे, ठीक है। 1 आपके पास इनपुट नोड है, 4 आपके पास आउटपुट नोड है। इसके अलावा अगर आप देखें तो आपके पास कोई और फॉरवर्ड पाथ आपको नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा, क्योंकि ये आपके पास बैकवर्ड डायरेक्शन में है एरो, ये भी आपके पास बैकवर्ड डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब है कि आपके पास सिर्फ 2 ही फॉरवर्ड पाथ आएंगे। जितने भी फॉरवर्ड पाथ आपके पास सिग्नल फ्लो ग्राफ के अंदर आएंगे आपने सबको मेंशन कर देना है। जैसा ये मैं ऊपर लिख रहा हूँ ना, ये इसी तरह आपने फॉरवर्ड पाथ लिख देना है। F1 फॉरवर्ड पाथ है, F2 फॉरवर्ड पाथ है, G1 G2 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये हम लोग वहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं फार्मूले के अंदर, इसलिए कंफ्यूज ना हो आप। अब सेकंड स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपने फाइंड आउट करना है फॉरवर्ड पाथ गेन, ठीक है। इनका गेन क्या होगा? अब मैंने क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में डिटेल के साथ सिग्नल फ्लो ग्राफ को एक्सप्लेन किया था कि अब आपको पता है कि फॉरवर्ड पाथ गेन क्या होता है, कि फॉरवर्ड पाथ के अंदर जितनी ब्रांचेस होती हैं उनकी ट्रांसमिटेंस का जो प्रोडक्ट होता है वो बेसिकली आपके पास उस पाथ का गेन होता है। अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ मेरे पास क्या है, 1 2 3 4, 1 और 2 के दरमियान G1 है, 2 और 3 के दरमियान G2 है, 3 और 4 के दरमियान क्या है, 1 है। इन सब को आपस में मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फॉरवर्ड पाथ गेन ऑफ फर्स्ट पाथ। तो फर्स्ट पाथ का फॉरवर्ड पाथ गेन क्या आएगा, G1 मल्टीप्लाई बाय G2 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू G1 इंटू G2। अब मैंने क्योंकि मेरे पास 2 फॉरवर्ड पाथ है तो मेरे पास सेकंड पाथ भी सेकंड फॉरवर्ड पाथ गेन भी आएगा। तो सेकंड फॉरवर्ड पाथ मेरे पास क्या था, सेकंड फॉरवर्ड पाथ मेरे पास है 1 से 4। तो यहाँ पे मेरे पास जो गेन आएगा तो क्या आएगा, G4, ठीक है। और कोई भी गेन नहीं है तो किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो मेरे पास G2 क्या आ गया, G2 मेरे पास आ गया, G2 इज इक्वल टू G4। ये बेसिकली मेरे पास क्या आ गया, सेकंड फॉरवर्ड पाथ का गेन आ गया। अब हम आते हैं अपने थर्ड स्टेप के ऊपर। थर्ड स्टेप में कहता है कि आपने फाइंड क्या करनी है, लूप्स फाइंड आउट करनी है कि आपके सिग्नल फ्लो ग्राफ के अंदर लूप्स कहाँ कहाँ पे हैं। तो लूप्स फाइंड आउट करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि जहाँ भी आपके पास बैकवर्ड डायरेक्शन में एरोज हों वहाँ कोई ना कोई लूप ज़रूर एग्जिस्ट कर रही होती है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ इस फिगर में देखूँ तो एक मेरे पास ये है, एक मेरे पास ये है, ये दो बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं ना। तो इसका मतलब है यहाँ इन पॉइंट्स पे कहीं ना कहीं पे लूप कोई ना कोई एग्जिस्ट कर रही होगी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी फर्स्ट लूप को देखते हैं। पहली लूप को अगर मैं देखूँ तो देखें 2 से 3 और 3 से वापस में 2 पे आ गया। तो इसका मतलब है ये मेरे पास एक लूप बन गई, इसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। लूप 1 मेरे पास क्या है, 2 से 3, 3 से 2। अब मैं देखता हूँ सेकंड लूप मेरे पास। तो सेकंड लूप मेरे पास क्या आई, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से वापस 1 की तरफ आ गया। तो ये मेरे पास क्या आ गई, ये सेकंड लूप आ गई, ठीक है। अब अगर मैं ज़रा गौर से देखूँ तो मेरे पास एक तीसरी लूप भी बन रही है, देखिए 1 से 4 और 4 से वापस 1। ये एरोज आपको बताएंगे कि आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना है। तो ये G4 वाली जो 1 से 4 वाली है ये हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जा रही है और ये एरो मुझे बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके आ रहा है। तो ये मेरे पास क्या आ गई, थर्ड लूप आ गई। तो ये आपके पास आ गई 3 लूप्स। अच्छा, अब ऐसा होगा कि बाज़ औक़ात आप लूप्स को डिफरेंट अंदाज से भी देख सकते हैं ना, ठीक है। मैं कहता हूँ जी मैं जो लूप बना रहा हूँ मैं इस तरह से बना रहा हूँ कि 3 से 2 और 2 से 3, मतलब ये भी तो लूप ही है ना, 3 से 2 और 2 से 3, ठीक है। ये भी आप कह सकते हैं ये एक चौथी लूप बन रही है। लेकिन जब आप इन सब का लूप गेन फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे नीचे जो फोर्थ स्टेप है आपके पास लूप गेन, अगर आपके पास 4 5 6 लूप्स बनती हैं, जैसे आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। अगर उनका लूप गेन सेम आ गया, अब अगर मैं देखूँ ये 3 2 3 को, अगर ये मैं गौर से देखूँ 3 2 3 और ये मेरे पास 2 3 2 है, इन दोनों का अगर मैं गेन कैलकुलेट करूँ तो क्या आएगा, मेरे पास गेन G2 G3 आएगा। और इसका अगर मैं गेन फाइंड आउट करूँ तो ये क्या आएगा, G2 G3 आएगा। अगर इनका गेन सेम आ रहा है तो इसका मतलब है ये दोनों लूप्स एक ही हैं, सिर्फ हम इनको देख उल्टी साइड से रहे हैं, ठीक है। आप 2 3 2 करो या 3 2 3 करो, आपके पास गेन सेम ही आएगा। अगर गेन सेम आता है तो इसका मतलब ये एक ही लूप है, तो आपने एक लूप को क्या कर देना है, डिस्कार्ड कर देना है। तो इसलिए थोड़ा सा गौर से आप लोगों ने देखना है लूप्स बनाते हुए कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी लूप बन रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैंने 3 लूप्स बनाई है ना, यहाँ अगर 6 लूप्स भी बन जाए तो बन सकती हैं, लेकिन बाकी जो 3 लूप्स होंगी उनका और इनका गेन जो है वो आपस में सेम होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक ही चीज़ के दो नाम है, ठीक है, कोई दो डिफरेंट चीज़ें नहीं है। तो चौथे स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, लूप गेन फाइंड आउट करना है। तो जब हम लूप गेन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारी जो लूप है वो है 2 3 2। तो 2 3 2 के लूप गेन का क्या कहता है, लूप के अंदर जितनी भी ब्रांचेस आपके पास एग्जिस्ट करती हैं उनकी जितनी भी ट्रांसमिटेंस होती है उनके जब प्रोडक्ट ले लेते हैं तो आपके पास लूप गेन दे देता है। तो L1 में बस लूप 1 है, लूप 1 के ऊपर ट्रांसमिटेंस क्या है, G2 और G3। तो इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट करूँगा तो मेरे पास लूप 1 का गेन आ जाएगा। अब मेरे पास लूप 2 की बात करता हूँ तो लूप 2 क्या है मेरे पास,
लूप 2 है 1 2 3 4 1, 1 2 3 4 और 1। तो यहाँ पे इसकी ट्रांसमिटर्स क्या है, G1 G2 1 और माइनस G5। तो इनकी जब मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा G2 G1 G2 सॉरी G1 G2 G5 माइनस साइन के साथ, ठीक है। सिमिलरली मेरे पास जो थर्ड लूप है, थर्ड लूप को अगर मैं देखूँ तो थर्ड लूप का क्या बनता है मेरे पास 1 से 4, 4 से 1। तो इसका अगर मैं लूप गेन फाइंड आउट करूँ तो इसका गेन क्या है G4 माइनस G5, इनके आपस में प्रोडक्ट कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा थर्ड लूप का लूप गेन। तो हमने लूप्स फाइंड आउट कर ली, लूप्स का गेन फाइंड आउट कर लिया। अब हम स्टेप नंबर 5 में फाइंड आउट करेंगे डेल्टा के, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके पास क्या फार्मूले में मौजूद है ना। तो अब डेल्टा के क्या है, डेल्टा के अब आपके पास क्योंकि फॉरवर्ड पाथ 2 हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास डेल्टा की वैल्यू कितनी होंगी, डेल्टा 1 और डेल्टा 2, क्योंकि फॉरवर्ड पाथ आपके पास क्या है, के आपके पास फॉरवर्ड पाथ है ना, तो इसके क्या कितनी वैल्यू है, 2 फॉरवर्ड पाथ है और डेल्टा की वैल्यू कितनी बन जाएगी, डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2। तो आपने डेल्टा 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और डेल्टा 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या कहता है, सिंस ऑल द 3 लूप्स टचिंग द फॉरवर्ड पाथ G1। अब मैंने कहा जब मैं डेल्टा 1 फाइंड आउट करूंगा तो मैंने रेफरेंस किसको लेना है, डेल्टा 1 को मैं कंपेयर, डेल्टा 1 जब मैं फाइंड आउट करूंगा तो मैंने लूप्स को कंपेयर करना है किसके साथ, G1 के साथ, यानी फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ के साथ सारी लूप्स को कंपेयर करना है। तो अगर मैं पहली लूप को देखूं तो पहली लूप मेरे पास क्या थी, ये पहले मैं अगर फॉरवर्ड पाथ लिखूं तो फॉरवर्ड पाथ मेरे पास क्या आता है 1 2 3 4, ठीक हो गया। अगर मैं फर्स्ट लूप को लिखूं तो फर्स्ट लूप मेरे पास क्या थी 2 3 2। तो इसमें देखो टचिंग का कैसे पता लगेगा कि अगर इसमें और इसमें कॉमन नोड अगर मौजूद है तो इसका मतलब है वो टचिंग है। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो 3 भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है, इसका मतलब है ये पहली लूप जो है ये आपके पास क्या कर रही है, इस फॉरवर्ड पाथ को टच कर रही है। अगर मैं गौर से देखूँ तो मुझे डायग्राम में भी नज़र आ रहा है कि ये लूप इस फॉरवर्ड पाथ को टच कर रही है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये तो निकल गई, ये पहली लूप तो निकल गई, ये तो टच कर रही है। हमने कौन सी फाइंड आउट करनी है, जो सिंस नॉन टचिंग है ना, जो नॉन टचिंग आपके पास है हमने वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब मैं लेता हूँ सेकंड लूप। सेकंड लूप मेरे पास क्या थी, सेकंड लूप है मेरे पास 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 1। अब अगर मैं इस सेकंड लूप को देखूं तो इसमें भी आपके पास ये देखें, ये 2 इसके साथ कॉमन आ रहा है, 3 इसके साथ कॉमन आ रहा है, 4 इसके साथ कॉमन आ रहा है। इसका मतलब सेकंड जो लूप है वो भी आपके पास फॉरवर्ड पाथ के साथ टच कर रही है। तो ये देखें ये फॉरवर्ड पाथ है तो बाय डिफ़ॉल्ट नज़र आ रहा है कि ये देखें ये इसके साथ टच कर रही है। तो इसका मतलब है कि ये लूप भी ख़त्म हो गई। मतलब ख़त्म से मुराद क्या है कि इसकी वैल्यूज़ भी इसमें शामिल नहीं होंगी क्योंकि ये इसके साथ क्या कर रही है, टच कर रही है। अब मैं करता हूँ थर्ड लूप लेता हूँ। थर्ड लूप मेरे पास क्या थी 1 से 4, 4 से 1। तो इसमें भी देखें ये 4 4 1 1 कोई भी एक कॉमन नोड अगर आ गई तो इसका मतलब है वापस में क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो आपके पास कोई भी लूप ऐसी नहीं है जो नॉन टचिंग हो फॉरवर्ड पाथ के साथ। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 0। 0 से मुराद क्या है कि कोई भी नॉन टचिंग लूप मौजूद नहीं है। तो डेल्टा 1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1 आ गई, ठीक हो गया। अब हम कहते हैं क्योंकि मेरे पास 2 फॉरवर्ड पाथ है तो मैंने डेल्टा 2 भी फाइंड आउट करना है। तो डेल्टा 2 क्या होगा, 1 द फर्स्ट लूप L1 डू नॉट टच द फॉरवर्ड पाथ G2 देयरफॉर। अब मेरे पास डेल्टा 2 की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा 2 आपके पास बेसिकली इक्वल होगा डेल्टा 2 इज इक्वल टू 1 माइनस जितनी भी नॉन टचिंग लूप्स हैं उनका गेन यहाँ पे लिख देंगे, उनका प्रोडक्ट गेन का प्रोडक्ट लिख देंगे, ठीक है। तो अब मेरे पास जो सेकंड फॉरवर्ड पाथ है वो क्या है 1 से 4, ठीक हो गया। अब अगर मैं फर्स्ट लूप को देखूं तो फर्स्ट लूप की वैल्यू क्या थी 2 से 3 और 3 से 2। अब इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो इन दोनों में कोई कॉमन नोड नज़र आ रहा है आपको, नहीं नज़र आ रहा। इसका मतलब है कि L1 मेरे पास जो है वो क्या है, नॉन टचिंग लूप है, एक होगी। अब मैं दूसरी लूप को कंपेयर करता हूँ। दूसरी लूप मेरे पास क्या थी जी, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 1। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये 2 पॉइंट इसके साथ कॉमन आ रहे हैं, इसका मतलब ये टचिंग है, इसकी वैल्यू हम लोग नहीं यूज़ करेंगे। थर्ड लूप आपके पास क्या थी 1 से 4 और 4 से 1। इसमें भी अगर आप देखें तो ये आपस में क्या है, कॉमन है, इसका मतलब है ये भी आपके पास यूज़ नहीं होगी। तो सिर्फ आपके पास जो यूज़ हो रही है, जो नॉन टचिंग लूप है वो L1 है। और L1 का जो गेन है वो हमने पीछे कैलकुलेट किया था, क्या आया था G2 G3। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे L1 की जगह उसकी वैल्यूज पुट कर दी G2 G3। तो डेल्टा 2 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, डेल्टा 2 इज इक्वल टू 1 माइनस G2 G3। डेल्टा 1 आ गया, डेल्टा 2 आ गया। अब स्टेप नंबर 6 में हम लोगों ने क्या करना है, नॉन टचिंग लूप्स फाइंड आउट करने हैं, लूप्स जो आपस में नॉन टचिंग हो।
तो आपस में नॉन टचिंग लूप हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम उन सबको कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर कर देते हैं, 2 3 2 एक लूप आ गई, 1 2 3 4 1 दूसरी लूप आ गई, 1 से 4 तीसरी लूप आ गई। आप इसको कंपेयर करें इन दो नीचे वाली दो के साथ, तो 2 और 2 आपस में कॉमन है, इसका मतलब ये टचिंग है। लेकिन 2 3 2 और 1 4 ये आपस में टचिंग नहीं है, तो इनका पेयर बना लें। L1 L3 आपस में क्या है, ये दोनों नॉन टचिंग लूप्स हैं। ठीक हो गया। अब मैं इस वाली को लेता हूँ और इसके साथ कंपेयर करता हूँ और इसके साथ कंपेयर करता हूँ। तो देखें, जब मैं ऊपर वाले के साथ कंपेयर करूँगा 3 इसके साथ कॉमन है, इसका मतलब ये टचिंग है। 4 को इसके साथ करूँगा तो ये आपस में टचिंग है। ठीक है, कोई और पेयर नहीं बन रहा। अब मैं इस नीचे वाली लूप को लूँगा, इस लूप को लूँगा और इनको ऊपर वाले के साथ कंपेयर करूँगा। इसके साथ तो ये टचिंग है, इसके साथ नॉन टचिंग है, लेकिन वो ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ। ठीक है, तो अब मेरे पास जो नॉन टचिंग लूप्स के पेयर बनेंगे, चाहे 2 2 के बनते हैं, 3 3 के बनते हैं, 4 4 के बनते हैं। क्योंकि यहाँ तो आपके पास अगर 3 ही लूप्स हैं तो मैक्सिमम आपके पास कितने पेयर बनेंगे, 3 का एक पेयर बनेगा जो नॉन टचिंग होंगे। ठीक है, तो 2 2 के कितने बनेंगे, 2 2 के आपके पास 3 बन सकते हैं। 1 2 1 3 2 3 3 बन सकते हैं आपके पास। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ लिखूँ, देयर आर 2 नॉन टचिंग लूप्स L1 L3, L1 और L3 के दोनों के L1 का गेन और L3 का गेन दोनों को आपस में क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास नॉन टचिंग लूप्स के पेयर का गेन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। ये हम लोग यूज़ करेंगे डेल्टा के अंदर, जहाँ आप लोगों ने पीछे देखा था ना, सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल लूप्स प्लस पेयर ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप्स, पेयर ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप्स, पेयर ऑफ 4 नॉन टचिंग लूप। तो क्योंकि यहाँ तो हमारे पास 2 का ही बना है, तो इस 2 को हम लोग आगे यूज़ कर लेंगे। अब स्टेप 7 में हम लोगों ने क्या करना है, डेल्टा फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपसे ये कहा था कि आपकी लूप के ऊपर डिपेंड करता है कि डेल्टा की इक्वेशन क्या बनेगी। जिसमें आपके पास वो याद हो, अगर आपको इंस्पेक्शन मेथड में हम देखते थे ना कि कहाँ तक आपकी इक्वेशन जाएगी, इसी तरह आप लोग जब डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आपने डेल्टा में देखना है लूप्स को कि आपकी वैल्यू कहाँ तक जाएगी। तो डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू 1 माइनस सम ऑफ गेन ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप्स, ये आ गया। ठीक है, प्लस गेन ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप्स। तो 2 नॉन टचिंग लूप्स का आपके पास एक ही पेयर बना है, अगर 3 पेयर होते तो क्या होता, L1 L2 प्लस L1 L3 प्लस L2 L3, इस तरह के गेन को हम लोग आपस में ऐड कर देते। क्योंकि यहाँ तो आपके पास बना ही सिर्फ एक पेयर है, तो आपने सिर्फ एक पेयर लिख दिया। नीचे आप लोगों ने क्या किया, उसकी वैल्यूज पुट की, सारी की सारी वैल्यूज पुट कर दी। सिंप्लीफाई हो तो अगर प्लस माइनस को आप ओपन करते हैं तो सिंप्लीफाई होगा, अदरवाइज यहाँ भी अगर आप छोड़ देते हैं तो वेल एंड गुड। तो अब ये मेरे पास जो ट्रांसफर फंक्शन था, ठीक है, मेसन गेन फार्मूला को यूज़ करके इसको अगर मैं ओपन करूँ तो के की वैल्यू कितनी है आपके पास, के की वैल्यू डिपेंड करती है आपके फॉरवर्ड पाथ के ऊपर ना। तो के की वैल्यू आपके पास 2 है, क्योंकि आपके पास फॉरवर्ड पाथ 2 है, तो आपका ट्रांसफर फंक्शन की इक्वेशन ये बन जाएगी, या हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं क्योंकि आपके पास डेल्टा कॉमन है। अब देखें, G1 की वैल्यू मेरे पास मौजूद है, G2 की वैल्यू मेरे पास मौजूद है, ठीक है, और डेल्टा 1 की वैल्यू मेरे पास मौजूद है, डेल्टा 2 की वैल्यू मेरे पास मौजूद है, और डेल्टा की वैल्यू मेरे पास मौजूद है। ये सारी वैल्यूज़ उठा के मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो ट्रांसफर फंक्शन ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरे पास क्या आया, इस ओवरऑल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन आया यूजिंग मेसन गेन फार्मूला। बस आपका टारगेट क्या है कि आपने ये देखना है कि आपके पास फॉरवर्ड पाथ कितने बनते हैं। ठीक है, उन फॉरवर्ड पाथ की बेसिस के ऊपर आपके पास ये ट्रांसफर फंक्शन बनेगा। आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि मैंने G1 G2 या G3 या G4 क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा 4 क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा की वैल्यू क्या बनेगी, वो आपको ये रिलेशन बता देगा कि कितने पेयर्स बनते हैं, वो कैसे आप उसको कैलकुलेट करेंगे। ये आपकी कल वाली एग्जांपल थी जिसे हम लोगों ने ब्लॉक डायग्राम से हम लोगों ने क्या किया था, सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाया था। ये आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम के तौर पे इसका सिग्नल फ्लो ग्राफ फाइंड आउट करो। ठीक है, सी बाई आर फाइंड आउट करो और देखो इसी पिछली प्रीवियस एग्जांपल को देख के स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सॉल्व करके आपको आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों को कितनी समझ आई है। इसका डिटेल सोल्यूशन मैं क्या करूँगा नेक्स्ट क्लास में आपके साथ शेयर कर दूँगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों ने क्वेश्चन ठीक किया है या उसे गलत सॉल्व किया है। ये था आपका आज का लेक्चर और चैप्टर नंबर 5 यहाँ पे एंड हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हुआ तो इंशाल्लाह हम लोग वो ऑनलाइन सेशन के अंदर डिस्कस कर लें। थैंक यू वेरी मच।